तो कृतिका लड़ाई बनाता है, ये बात और रूप से समझी जा सकती है कि कृतिका को आप बैठा दीजिए सिक्स नाइन्थ हाउस में, तो वर्गो बन जाता है। बुद्धि के अंदर केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, सब्ट्रैक्शन का नहीं है, डिवीजन का नहीं है। तो लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग देता है कृतिका, और चीजों को कट करता है, भेद करता है, भेदन करता है। सो यज्ञ एंड हवन इज ऑल्सो समथिंग विच इज एक्चुअली वेरी रिलेटेड टू कृतिका, हवन करना। सो आई थिंक आई ऑल्सो एडवाइज all of you to like na to activate kritika, you do the havan, you do the this thing. Even you will see this कि आपका जब भी Sagittarius activate होगा, you will be naturally inclined towards doing havan, और Leo activate होगा, you will be naturally inclined towards doing havan, यज्ञ करने का, चीजें फायर करने का, चीजें फायर रिचुअल्स आएगा, and it will benefit you in that way. It will be very beneficial in that regard. तो यज्ञ के बारे में भी अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण इसका वर्णन करते हैं यज्ञ के बारे में इन भगवत गीता। और कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञ कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मुख्यतः जो यज्ञ हैं वो चार प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो बोलते हैं कि पहला जो यज्ञ है वो है द्रव्य यज्ञ, धन से दिया हुआ, वेल्थ से दिया गया चीजें, आप जिसमें व्यक्ति धन संपत्ति को इकट्ठा करता है और वो उसको सोसाइटी के काम के लिए, वेलफेयर के लिए लगाता है, धन से, स्वयं से नहीं। जो धन उसने इकट्ठा किया, अर्जित किया, उसको दान करके, उसको द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि दूसरा जो यज्ञ है वो है तपो यज्ञ, वेयर पर्सन मेक्स देयर कर्मा एज देयर यज्ञ। वो अपना लाइफ को, अपने को, दूसरों को लिए यज्ञ करते हैं, जिसमें स्वयं की मेहनत को, श्रम को एज अ आहुति के रूप से इस्तेमाल किया जाता है। द्रव्य यज्ञ में आहुति क्या है? धन। तपो यज्ञ में क्या आहुति है? योर कर्मा, योर एक्शन, आपके कर्म ऐसे हो रहे हैं, आप सोसाइटी के काम के लिए कर रहे हैं। सो यू अंडरस्टैंड, दोज पीपल हु रन एनजीओ, दोज पीपल हु वर्क फॉर एनजीओ आर तपो यज्ञ। देन द अदर एस्पेक्ट कम एज अ योग यज्ञ, जिसमें बोलते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अष्टांग योग की साधना करता है और ध्यान समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करता है, और इसमें प्राणों की आहुति दी जाती है। इतना सुंदर बोल रहे हैं, प्राणों में प्राणों की आहुति दी जाती है, ये योग यज्ञ का हिस्सा बनता है। फिर वो बोल रहे हैं कि जो चौथा यज्ञ है और जो सर्वोच्च यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ बोले तो कि बोल रहे हैं कि यूं तो सभी यज्ञ सामान्य है, मतलब है, लेकिन ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है, क्योंकि नॉलेज ही है जो सही और गलत के बीच में भेद पैदा करता है, राइट एंड रॉन्ग को करता है, जिससे हमारे कर्म प्यूरिफाई होते हैं। और जब कर्म प्यूरिफाई होता है तब व्यक्ति का अपने इच्छा और बंधनों से मुक्त होने शुरू हो जाता है, और बोल रहे कि ज्ञान की नाव में ही सवार होकर के इस पाप की नदी या भवसागर की नदी को पार किया जाता है। इसलिए सारे यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन ऐसा समझना चाहिए। तो ये चार यज्ञ बताए। अब आप लोग तो जानते हैं, मैं हूं इतनी सिंपल बात होती तो क्यों ही क्यों ही कृष्ण जी कहेंगे और क्यों ही बात होगी। So actually Krishna ji is talking about the padas of the कृतिकास। वो कृतिका के चार पदा के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पदा ज्ञान यज्ञ, जिसमें एरीज राशि के अंदर सेजिटेरियस नवांश पड़ रहा है, जो ज्ञान यज्ञ है, कि ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आपका जीवन का चीजें कीजिए, नॉलेज अक्वायर करने का। दूसरा है तपो यज्ञ, टॉरस राशि में केप्रिकॉन नवांश, जैसे सेकेंड पदा, वहां पे व्यक्ति मेहनत कर रहा है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, और कर्म करके लोगों का कल्याण कर रहा है। तीसरा यज्ञ है द्रव्य यज्ञ, जिसमें टॉरस राशि एंड अक्वेरियस नवमंश धन के लिए कर रहा है ना, धन के माध्यम से धन की आहुति दे रहा है उस यज्ञ में। और चौथा है योग यज्ञ, टॉरस राशि पाइसिस नवमंश की बात हो रही है, जिसमें प्राणों की आहुति दी जा रही है। इन चार यज्ञों को चार पदाओं से वो बता रहे हैं, है कृतिका का ही हिस्सा, लेकिन कौन किसके लिए बढ़िया रहेगा वो बात बता रहे हैं वो चार पदों के रूप से। बोले ज्ञान तो सर्वोपरि है, बट आपका मार्ग हो सकता है वो ना हो।
आपका हो सकता है कर्म का हो, आपका हो सकता है द्रव्य का हो। तो अब ये भी पता चलता है कि टॉरस राशि एंड एक्वेरियस नवमास से पैसा तो होगा, धन तो होगा, ये बात तो तय हो गई है। और एरीज राशि और सजिटेरियस नवमास के पास नॉलेज होगी, और होनी भी चाहिए। सजिटेरियस और एरीज दोनों मिल रहे हैं, तो सजिटेरियस का ज्ञान मिलना चाहिए व्यक्ति को। और पाइसिस है तो आपका जीवन योग के माध्यम से आपको आगे बढ़ाना चाहिए, ध्यान, मेडिटेशन, समाधि, इसकी तरफ में आपको लेके जाना चाहिए। तो ये चार यज्ञ वो बताना चाह रहे थे। तो नॉर्मल व्यक्ति जब उसको सुनता है, समझता है, तो हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बातें बोली। बट आप जब ज्योतिष के नेत्रों से उसको देखते हैं तो वो आपके लिए कल्याणकारी मार्ग खुल जाते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कौन से मार्ग किसी व्यक्ति को या किसी जातक के लिए सर्वोच्च परी होंगे, उसके लिए कल्याणकारी होंगे। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट इसके अंदर आता है ना। तो ये एक पोर्शन फिनिश हुआ। नाउ द अदर थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड डीपली इज इज द नाइफ, चाकू। सो डेफिनेटली हथियार, हर फॉर्म का हथियार इज ऑल्सो देखना कृतिका के अंदर आएगा। कट करने का चीज है, जो एस्पेक्ट है कृतिका का शब्द जो है वो कट से आता है। कृतिका एक्चुअली बहुत मूलतः लड़ाई झगड़े का नक्षत्र है सचमुच, बट नॉट एज एन असेंडेंट, एज अ सिक्स्थ हाउस। है ना, सिक्स्थ हाउस में आपने भी सुना होगा कि सैजिटेरियस में जब होगा तो लड़ाई झगड़े होते हैं, सिक्स्थ हाउस में जाता है क्या, आप प्रिडिक्शंस की वाइज से भी जानते हैं। सैजिटेरियस मूला के पॉइंट पे आते ही लड़ाई झगड़े का चीजें आता है ना। तो कृतिका लड़ाई बनाता है, ये बात और रूप से समझी जा सकती है कि कृतिका को आप बैठा दीजिए सिक्स नाइन्थ हाउस में, तो वर्गो बन जाता है। अब आप खुद सोचिए, पहली बात तो आप सोचिए कब लास्ट टाइम आपको किसी ने चाकू मारा। लास्ट टाइम आपको कब किसी ने चाकू मारा, किसी ने घोपा, पेन से मार दिया हो, मान लो मुक्का मार दिया हो, एटलीस्ट मुक्का तो मारा होगा। नहीं, थप्पड़, थप्पड़ मारा किसी ने। सो यू सी ऑल दिस फिजिकल थिंग आपके साथ रेयरली कभी हुआ हो। अगर 80 साल का जीवन है तो शायद 8 बार, 80 साल के जीवन में 8 बार। लेकिन उससे ज्यादा आपको घोपा गया है शब्दों के द्वारा। जितनी चोट मारने नहीं दी है, उससे ज्यादा चोट आपको शब्दों ने दी है। उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा कहा, इसने मेरी बेइज्जती करी, इसने मेरे को गाली दी, है ना। तो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि शब्द काटते हैं, और टॉरस शब्द बनाता है इसीलिए। और शब्द, आज दुनिया की जितनी लड़ाइयां हैं उसका मूल कौन है? शब्द, वाणी, जिह्वा। जो सप्त जिह्वा है ना, वो एक इंडिकेशन है कि ये जिह्वा ना बड़ी तीक्ष्ण तीक्ष्ण है। बड़े बड़े शस्त्र जो काम ना कर सकते हैं वो ये जिह्वा कर सकती है। जहां आग नहीं लगनी है वहां पे जिह्वा ला लो, वो आग लगा देगी। तो सारी लड़ाइयों का जड़ कौन? जिह्वा। यही टंग, यही जीव जो है, वही सारी लड़ाइयों का सोर्स है, बाप है। हर वर्गो जो हो रहा है उसका बाप कौन है? ये टॉरस, ये जिह्वा, ये अग्नि। हर चोट पहुंचाने का, लड़ाई करने का कारण कौन है? यही अग्नि, यही जिह्वा। यही समझने की बात है। और जो इस जिह्वा पे कंट्रोल कर ले, जो अग्नि पे नियंत्रण कर ले, भूख की अग्नि पे, काम की अग्नि पे, ज्ञान की अग्नि पे, इन सब चीजों पे कंट्रोल पा ले, उसके लिए फिर कुछ भी वो कौन है? वो इंद्रिय जय है, वो इंद्रिय जय है। उसने इंद्रियों पे वश पा लिया। इंद्रिय जय है, इसके पीछे और भी कारण है, बट अभी जहां ट्रेजेक्टरी पे है उसको समझते रहिए। क्योंकि कृतिका ही वाणी है, और वाणी से ही चोट पहुंचती है सबसे ज्यादा। आपके 80 साल का अगर जीवन होता है तो 8,000 बार आपको चोट लगी है तो वाणी से लगी है, और केवल 8 ही बार ऐसा होगा कि किसी ने आपको फिजिकली हर्ट किया। तो ये बात गौर करने वाली है। और यही
और जितने भी सन के नक्षत्र हैं वो बहुत कार्मिक रूप से लेके जाते हैं, वही आपको कर्म के उसमें फंसाते हैं। तो इसलिए लड़ाई ना हो। और कृतिका बहस करता है। कृतिका का कारण काम है बहस करना, अग्नि का काम है जलाना, लड़ना। ठीक है। तो दैट लीड्स टू वर्गो, दैट लीड्स टू डिस्प्यूट्स, दैट डिस्प्यूट्स प्रॉब्लम्स। और इसीलिए इसीलिए ग्रामेरियन भी बोला गया। ग्रामेरियन आप समझ रहे हैं कि ग्रामर के उसमें करने का, कि ग्रामर करेक्ट करने की बात है ना, एकदम करेक्ट होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक, ये मिस्टेक, आप क्या कर रहे हो, गलतियां निकालते हो। क्रिटिकल, जिसको जब शब्द आया वर्गों के अंदर, हम लोगों ने क्रिटिकल पढ़ा था, बट एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम टॉरस, इट कम्स फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ कृतिका। क्रिटिकल थिंकिंग जिसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना somebody is critical thinking, actually it comes from कृतिका। तो ये तलवार है, जीव आपकी तलवार है। ठीक है, तो ये तलवार फिजिकल टर्म्स में भी है और बिहेवियरल पैटर्न में भी ये तरीके से काम करती है, तो वर्गों को बनाती है, तो लड़ाई झगड़े का कारण बनाती है, ऐसा समझ के चलने का। नाउ द अदर एस्पेक्ट दैट आई वांट टू टच अपॉन इज द इज द मर्क्यूरियल एस्पेक्ट ऑफ इट। कृतिका का हस्ता के साथ बड़ा लेना देना है, क्योंकि मरकरी एग्जॉल्टेशन पोजीशन पे आएगा, और मरकरी को हम लोग हर प्रकार से ज्ञान के, ग्रामर के संदर्भ में जानते हैं। तो कृतिका हैज अ लॉट टू डू विथ मरकरी, और उसके अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो अग्नि से आती है। ये भी समझने वाली बात है। अग्नि को रूल करता है एक प्रकार से उसका क्रिटिकल थिंकिंग, हम बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो शब्द है वो हम बुद्ध या बुद्धि से जोड़ते हैं, राइट। तो बुद्धि बनाने वाला कृतिका है। कृतिका वो आयाम है जो बुद्धि बनाता है। इसको मैं, अगर मरकरी वाले पोर्शन से कंफ्यूजन होगा तो मैं दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा, इसके लिए टेंशन मत लेना। बट बुद्धि जिसे हम डिफाइन करते हैं वो भी कृतिका ही है, ये समझ जाओ। इसलिए पत्रकार क्रिटिक्स सब इसी से। हम्म, करेक्ट समझे। कृतिका ना, कृतिका इंटेलेक्ट है, कृतिका मन भी है। क्यों मन क्यों है? क्योंकि चंद्रमा का उच्चस्थ स्थिति यहीं पे है, मन यहीं पे है। और दो चीजें हैं यहाँ पे, एक चंद्रमा से है और एक बुद्धि से है। एक माइंड है और एक बुद्धि है, दोनों में फर्क है, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। अब ये, इसको पता है, इसको अब आज के जो अ, ये है मॉडर्न साइंस वाले लोग, ये माइंड को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर पाते, इनके इनके रीजन का ये पार्ट है नहीं। बट योग में इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा के रूप में इसको देखने को मिलता है कि क्या है। योग में एक्चुअली में मन को एज अ शरीर देखा गया है, एक पूरी बॉडी के रूप समझने के लिए। वहां पे केवल एक मन नहीं है, माइंड नहीं है, पूरा मेंटल बॉडी है, जिसको मनोमय कोश बोलते हैं, मनोमय कोश के रूप में जाना जाता है। और विद इन माइंड के, मतलब या माइंड को मनोमय कोश के अंदर 16 आयाम बताए गए, 16 डायमेंशन, 16 टाइप्स हैं वहां पे, 16 प्रकार है। लेकिन मुख्यतः चार है, उन 16 को विभाजित किया है। 16 के नाम भी मैं आपको बता दूंगा, समझा भी दूंगा, बट वो 16 का कारण भी बता दूंगा कि 16 क्यों आए। बट उससे पहले वी जस्ट डू इट 4 वे, चार मुख्य रूप से समझते हैं, फिर बाकी 16 बाद में कवर करेंगे। कौन है वो चार मुख्यतः? उनको बोला गया बुद्धि, अहंकार, चित्त एंड मनस। ये चार आयाम बताएंगे। बुद्धि अगेन कम्स फ्रॉम धी, धी मन, आपने शोक पढ़ा धी मही। बुद्धि कम्स फ्रॉम द इज द नॉलेज, द फायर, इंटेलेक्ट जिसे बोलते हैं। जो क्या करता है, जो जोड़ता है और मल्टीप्लाई करता है।
ये खासियत है बुद्धि की। बुद्धि के अंदर केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, सब्ट्रैक्शन का नहीं है, डिवीजन का नहीं है। ये भी बड़ी मतलब विचित्र नहीं बोलेंगे, बड़ा सूक्ष्म विषय है समझने का, कि बुद्धि के अंदर माइनस है ही नहीं। आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है? अच्छा नहीं। आप है ना अगर सर। आप, हाँ मैं हूँ, इसीलिए मैं वो बस कंफर्म करना चाहता था कि समझ जो होगा वो ज्यादा गहरे से समझ आए। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है विद इन द कंप्यूटर चिप ऑल्सो, उसके अंदर भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता, उसके अंदर भी केवल एडिशन होता है। सिर्फ जोड़ने का काम जानता है, और जोड़ने के काम से हो जाता है। जितना आप प्रोसेसर आज देख रहे हो दुनिया भर के अंदर में, आप ये जो मुख्यतः चार चीजें आती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इनमें से डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है ही नहीं। केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से काम होता है प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर इज लाइक द मेमोरी, इज द मेन, जिसमें काम होता है, जिसमें प्रोसेसिंग होती है, सारी इंफॉर्मेशन को जोड़ा घटाया जाता है। तो घटाने का काम में है ही नहीं, प्रोसेसर घटाता नहीं है, प्रोसेसर केवल ऐड करता है। तो हमें फॉर्मूला या हमें अपनी चीजें ऐसी बनानी होती है जिससे कि वो जब ऐड हो तो वो घट जाए, उसका रिजल्टेंट वैल्यू घट जाए। तो एक प्रोसेसर होता है, एक मेमोरी होती है। इतना तो बेसिक है, कि जो एक जगह जहाँ पे एडिशन होगा, और एक मेमोरी जहाँ पे सब कुछ स्टोर होगा, आपका सारा फॉर्मूला स्टोर होगा, और वो फॉर्मूला जाएगा उस बुद्धि के अंदर, वो ऐड होगा। उसी प्रकार से मन भी है। मन में बुद्धि का काम केवल और केवल उसको एडिशन करना और मल्टीप्लिकेशन करना जानती है। इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि अगले 1 मिनट हाथी के बारे में मत सोचना। हाथी के बारे में सोचना नहीं। हाथी नहीं आ रहा ना आपके दिमाग में? आर यू श्योर? हाथी नहीं आ रहा है ना हाथी? आर यू श्योर ना? डोंट इमेजिन हाथी, बट यू विल सी हाथी 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 हाथी, दिमाग में घूमने लगा, हाथी का चित्र भी आ गया, सारी चीजें आ गई। क्यों? क्योंकि आपका जो बुद्धि है, उसके अंदर हटाने वाला प्रोसेस प्रोसेस है ही नहीं, चीजें निकालने वाला प्रोसेस नहीं है उसमें, केवल जोड़ने का प्रोसेस है। तो हाथी हाथी करूंगा तो हाथी बढ़ तो जाएगा, लेकिन हाथी घट नहीं सकता। ये बुद्धि की खासियत है। फिर आता है मानस। मानस, इसके बाद होता है कि मेमोरी बैंक होगा, ऑब्वियसली एक मेमोरी का। तो 16 16 अगर आप समझोगे तो 16 के अंदर एक आएगा कि मेमोरी जिसमें होता है। अब दूसरा होता है अहंकार, विच इज अगेन कृतिका। मैं का बोध कराता है जो, कि मैं हूं, आई एम समथिंग। और आपको कृतिका के अंदर वो चीज दिखेगी, मैं पावरफुल, मैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टोरी आप देख रहे हैं, मैं कैसे इंपॉर्टेंट है। तो कृतिका वो अहंकार देता है। कृतिका अहंकार और बुद्धि दोनों देता है। ईगो डेवलप करता है, ईगो देता है, और अहंकार देता है, और बुद्धि देता है। और दूसरा चित्त है, चित्त और मनस, ये चंद्रमा के पार्ट है। मन जो है, मन आज कुछ करने को कहता है, कल कुछ करने को कहता है, इस तरह से घूमता है, और चित्त बनाता है, चित्त जिसे बोलते हैं। और योग में इसी को बोलते हैं कि जो व्यक्ति इसी को कॉन्कर कर लेता है, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में होने वाली वृत्तियां को निरोध कर ले। जिस निरोध मतलब क्या हुआ? देर आर 3 शब्द: अवरोध, विरोध एंड निरोध। अवरोध मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना, विरोध मतलब अगेंस्ट में जाना, उसके अगेंस्ट में लड़ना, और निरोध मतलब कि है ही नहीं, एब्सेंट, खत्म, हट गया, वो वहां से चला गया, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो चित्त में होने वाली वृत्तियां जब निरोध हो जाए, मतलब खत्म हो जाए अपने आप, उस स्थिति को योग बोलते हैं। ये योग की परिभाषा है। तो चित्त मन है, माइंड है, मेंटल बॉडी, जो मून का एक्सॉल्टेशन पोजीशन है, उसको चित्त और मनस के रूप से जाना जा रहा है। अब दोनों में, तो इसीलिए जो व्यक्ति होता है वो मन को ही मैं समझ लेता है। इसी को योग में बोला जाता है, यही अविद्या है। अविद्या मतलब कि तुम्हारे मन में विचार आया कि मैं तो अच्छी नहीं हूं, मैं तो सुंदर भी नहीं हूं,
तो मन में आए हुए विचार ने अहंकार को या आत्मा को अहंकार को आरोपित किया। यही इसी को सत्य समझना ये अविद्या बोला गया, यही ज्ञान की कमी बोली गई। क्योंकि वो तो मन, वो सिस्टम एंटिटी है ना। आपका कृतिका अलग है और मन अलग है, लेकिन जनरली लोग का टेंडेंसी क्या है कि मन को ही वो समझ लेते हैं कि मैं ही हूं। वो इतना ज्यादा मर्ज हो जाता है, मन और कृतिका इतना मर्ज हो जाता है कि सत्य नहीं दिखता, असत्य हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा असत्य का द्योतक हो जाता है। तो जो ज्ञान अग्नि है वो छिप जाती है, वो उसको चंद्रमा अपने मन से, या चंद्रमा का जो गुण है उसकी वजह से जो ज्ञान नॉलेज है वो ठप जाता है। और व्यक्ति अपने मन को ही अपने को समझने लगता है, अपने आत्मा रूप को नहीं जान पाता। आत्मा रूप मतलब एक अग्नि रूप, एक ऊर्जा का केंद्र। और इसी की वजह से आप देखोगे कि जब जब मन में वृत्तियां आती हैं, मन डिस्टर्ब होगा, सबसे पहले क्या होगा, आपकी डाइजेस्टिव फायर खराब होगी। आपको या तो एक्सेसिव भूख लगने लग जाएगी, या तो एक्सेसिव आप कुक का त्याग करने लग जाएंगे, खाने का, भोजन का त्याग करेंगे। इरेगुलर पैटर्न ऑफ ईटिंग विल ऑल्सो लीड टू मेंटल डिस्टर्बेंस। सो आज डिप्रेशन का मुख्यतः कारण डाइजेस्टिव फायर का खराब हो जाना है, अग्नि का खराब हो जाना है शरीर के अंदर भी। क्योंकि लोगों को भूख लगी नहीं है फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि खाना उपलब्ध है। इतनी, जहां जाओ, जहां खिड़की से भी मुंह बाहर निकालो तो दो लोग मुंह में खाना डाल देंगे, इतना लोग, इतना खाना उपलब्ध हो गया है आज। ये विडंबना है मॉडर्न जमाने की, कह लीजिए। और वैसा खाना जो शायद आप आज रखें, चाहे आप 100 साल बाद रखें, वो वैसा का वैसा रहने वाला है। ये दूसरी विडंबना है कि आज आपके पास आपका जो टोस्ट है, आप उसको छोड़ दीजिए, वो टोस्ट अगले 100 साल भी वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि जो फूड है जिसको परिभाषा दी जाती है, वो तो भाई वो तो 3 दिन के ऊपर तो टिकना ही नहीं चाहिए, वो जमीन के साथ मिल जाना चाहिए। बट आज का फूड ऐसा फूड रहा ही नहीं। मैं अभी कल ही किसी का देख रहा था, उसके पास जो मैकडोनल्ड्स का पहला बर्गर बनाया था, वो बर्गर उसने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। वो बर्गर आज का वैसा है। लोग उसको अचंभा से देख रहे हैं, मैं डर से देख रहा हूं कि अगर वो बर्गर इतने साल तक जीवित रह रहा है तो हम क्या खा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। फिलहाल कमिंग बैक, कि जो मन और बुद्ध, इसीलिए मन, देखिए आप कभी देखिए, आप जब मन ज्यादा हावी हो जाता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्योंकि दोनों में से कोई एक ही काम करेगा ना, एक उसके ऊपर आरोपित है। या तो मन काम करेगा या तो बुद्धि काम करेगी। मन को हटाना पड़ेगा तभी वह प्रैक्टिकल बुद्धि की तरह से काम कर पाएगी। और जिनका मन ज्यादा स्ट्रांग है वो बुद्धि चलाते ही नहीं है, वो मन के माफिक चल रहे हैं। मन मर्जी जिसे कहते हैं ना। तो दोनों में से कोई एक ही विजय होगा। जिसके अग्नि ज्यादा है उसको, उसका चंद्रमा कम काम, मन कम काम करेगा। अग्नि फायर बढ़ाने की बात हो गई, अग्नि तेज करेगा तो उसका मन कंट्रोल में रहेगा। सो लॉजिकल थिंकिंग प्रैक्टिकल थिंकिंग देता है कृतिका, और चीजों को कट करता है। कट करता मतलब कि भेद करता है, भेदन करता है। ये भी एक कृतिका की बात है जो समझने वाली है, कि द लॉजिकल माइंड का जो तरीका है वो हर चीज को तोड़ के देखने का है। हम मेंढक को देखना चाहते हैं तो मेंढक को कैसे देखना चाहते हैं, उसको काट करके, उसको अंदर खोल करके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर चीज को काट के देखना चाहता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब, फूल लेगा तो फूल को भी काट के देखेगा कि अंदर क्या है। फूल, तो उसके वो कह लीजिए कि बुद्धि की सीमा बच जाती है यहां से, कि बुद्धि पूरी तरीके से कोई चीज को समझने अगर चाहती है तो वो उसको काट के ही समझ ना सकती है। ये बाधा भी है और ये बुद्धि का तरीका भी है। जैसे आज आप लोग नक्षत्र अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपको काट काट के दिखा रहा हूं, क्योंकि बुद्धि वैसे ही समझती है। तो मेंढक को काट के देखना, किसी भी चीज को, तो कोई भी इंटेलेक्चुअल चीज है, आप भी होगे, आप भी बचपन में थे, आपको क्यूरियोसिटी हुई, आप माउस खोल करके उसको तोड़ करके खोल पीट के देखोगे कि क्या है। ये बुद्धि का तरीका है। बट क्या उस तरीके में पूरी तरह से वो जान पाता है? हम्म, यही भेद आ जाता है बुद्धि का और सत्य का, कि बुद्धि का तरीका ही
इतना लिमिटेड है। फूल को वो एंडोप्लाज्म और उसका पॉलन ग्रेन इस तरीके से वो समझ सकता है, लेकिन फूल की सुगंध को समझना भूल जाता है। फूल की महक को, मर्म को नहीं समझ सकता। इसलिए कि मैं अगर अपनी माँ को समझना चाहूं तो मैं माँ को चीर दूं बीच से, उनकी आंख निकाल लूं, उनकी नाक निकाल लूं और उससे समझने की कोशिश करूं, तो मैं शायद माँ के देह को तो समझ जाऊंगा लेकिन माँ को नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि माँ केवल देह नहीं है। और ये लिमिटेशन बन जाती है बुद्धि की। तो इसीलिए योग में कहा जाता है, या योग कह लीजिए कि जो भी महापुरुष होंगे वो आपको यही समझाएंगे कि बुद्धि एक सीमा तक काम आएगी, किसी भी मार्ग में सीमा तक आएगी, और फिर आपको बुद्धि को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। बुद्धि कृतिका से बाहर निकलना पड़ेगा, कृतिका से के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस चीज को समझ पाएंगे। इसीलिए वर्गो लोग वेरी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक पीपल बन जाते हैं, बट वो इसीलिए धर्म के अगेंस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि धर्म लॉजिक से तो चलेगा नहीं। लॉजिक एक रास्ते पे आकर के हाथ छोड़ देता है, योग साधना को नहीं समझ पाते, क्योंकि कृतिका योग की बात नहीं करता है, कृतिका काटने की बात करता है, सब कुछ को अलग अलग करके देखने की बात करता है, मिलाने की बात नहीं करता है। ये बाधा है बुद्धि की। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? दिस इज द नेचर ऑफ द माइंड, हाउ माइंड कंक्लूड्स एंड थिंग्स। हर चीज में आपको जो बोलता हूं तो आप अपने लेवल पे उसको एक तराजू की तरह से तौलते हो, उस चीज को कैलकुलेट करते हो, एनालाइज करते हो, और वो चीज को समझना चाहते हो। दैट इज हाउ ब्रेन फंक्शंस। इसलिए लॉजिकल थिंकिंग का एंगल कृतिका जाकर के देता है, यही सॉफ्टवेयर बनता है। तो जो मैं सैजिटेरियस में आपको समझाया था कि सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर सैजिटेरियस में नहीं है, वो अभी भी यही है। सॉफ्टवेयर चंद्रमा ही बना रहा है, मन ही बना रहा है, लेकिन वो कृतिका के साथ मिल करके सैजिटेरियस में हमें उसका रंग रूप देखने को मिलता था। आपको याद हो, अगर हम सैजिटेरियस पढ़ते समय बार बार ये कहते थे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, व्यक्ति का सॉफ्टवेयर ऐसा है, राशि के समझते हुए। लेकिन बनाने वाला वो सॉफ्टवेयर यहीं से है, मन से ही है, माइंड से ही है सॉफ्टवेयर, कृतिका के थ्रू।